हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 71st वीडियो है। इससे पहले 70 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आजीवक संप्रदाय जो है ये क्या था। तो आजीवक संप्रदाय जो है ये एक विशेष प्रकार का स्कूल था जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो मखली गोसाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक नास्तिक प्रकार का स्कूल था जिसका मानना था कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो कुछ भी होगा वो पूरी तरह से पहले से निर्धारित है और ये ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर आधारित था, यानी कि ये परमाणुओं के सिद्धांत पर आधारित था। और ये जो आजीविक संप्रदाय को मानने वाले लोग थे ये कर्म के उपयोग को नहीं मानते थे और ये वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रतिद्वंदी थे। तो याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी मखली गोसाल के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड ओशन करंट। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो देखिए, इनमें से पूछा है इनमें से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो देखिए, अगुलहास जो है ये कोल्ड ओशन करंट नहीं है। ये कैसी है, ये गर्म जलधारा है। और ये कहाँ पर बहती है, तो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के पश्चिम में बहती है अगुलहास महासागरीय धारा। बाकी ये बेंगुएला, हम्बोल्ट और लैब्राडोर जो है ये क्या है, ये शीत महासागरीय जलधारा है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीन ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो कौन सा मुगल शासक है जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इनके द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया, लाल किले का निर्माण करवाया गया और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतों का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया। और इनके द्वारा किस वास्तुकला शैली का उपयोग किया जाता था, तो ये फारसी वास्तुकला, भारतीय वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला का मिला जुला रूप उपयोग करते थे। याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो जैव विविधता है ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये कहाँ पर होते हैं, तो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास जो है सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और अधिक तापमान भी होता है। इसी वजह से जो है यहाँ पर पौधों और जानवरों की सबसे अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के एग्जाम्पल क्या हैं, तो देखिए इसका एग्जाम्पल है अमेजन बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया और मेडागास्कर। किसके एग्जाम्पल हैं ये, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के एग्जाम्पल हैं। अमेजन बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया और मेडागास्कर जैसे जो एरिया हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं।
बसावन एंड दसवंत वर द कोर्ट पेंटर्स ऑफ विच रूलर। बसावन में दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो देखिए फ्रेंड्स, बसावन और दसवंत जो हैं ये अकबर के दरबारी चित्रकार कौन थे? बसावन एंड दसवंत। अब देखिए फ्रेंड्स, अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी नाम दे करके पूछ लिया जाएगा ये किस शासक के समय के प्रमुख चित्रकार थे। तो देखिए अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो मैं आपको बता देती हूँ। मीर सैयद अली, अब्दुस्समद मुकुंद, बसावन और दसवंत जो है ये कौन थे? ये अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी। बसावन और दसवंत जो हैं ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एलिमेंट हो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये कौन तय करता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी तत्व की रासायनिक गुण को तय करते हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब ये जो कर्क रेखा है ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? तो देखिए गुजरात, राजस्थान, MP यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है और इनमें जो MP है यानी कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश राज्य के लगभग बीच से होकर के गुजरती है क्या? कर्क रेखा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिकोड प्रदान करता है। तो देखिए यूनिकोड होता क्या है? तो देखिए यूनिकोड जो है ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो दुनिया भर की सभी भाषाओं और लिपियों के लिए प्रत्येक वर्ण को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है। तो ये किस पे अप्लाई होता है? ये सभी भाषाओं पे अप्लाई होता है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। कोड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर, तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, ये ऑल लैंग्वेज पे अप्लाई होता है। यूनिक कोड फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ एवरी लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, यूनिक कोड फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ एवरी लैंग्वेज। यूनिफॉर्म कोड फॉर चेकिंग ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो ये गलत हो जाएगा। यूनिक कोड टू डिनोट एवरी कंप्यूटर कंपनी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो विटामिन ए होता है ये विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? तो ये फ्रूट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, इसके अलावा एग्स में जो है विटामिन ए मिलता है और फिश ऑयल में भी जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अब देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें फिश ऑयल दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। स्पिनच वेजिटेबल्स में आता है तो इसमें भी विटामिन ए मिलता है। लीवर एंड किडनीज ऑफ एनिमल्स, तो देखिए लीवर एंड किडनीज ऑफ एनिमल्स में जो है ये विटामिन ए नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी मैंगो जो है ये फ्रूट्स में आता है तो इसमें भी जो है विटामिन ए मिलता है। क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एंशिएंट टाइम व्हाट वाज अवध नोन एज। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो अवध था इसको जाना जाता था कौशल के नाम से। किस नाम से? कौशल के नाम से जाना जाता था अवध को। और अवध जो है ये वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों का मिला हुआ इलाका था।
क्या, अवध। और इस पर किसका शासन हुआ करता था, तो अवध पर नवाबों का शासन हुआ करता था। इसकी जो राजधानी थी पहले फैज़ाबाद थी, क्या थी, फैज़ाबाद। बाद में क्या हो गई, लखनऊ, लखनऊ। तो याद रखिएगा अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन कैवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी को बिहार में, कहाँ पर, बिहार में रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, किसके, साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजुपालिका नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was awarded the first United States patent in 1846 for the modified version of sewing machine। 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित संस्करण के लिए पहला संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट किसे प्रदान किया गया था। तो 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित संस्करण के लिए पहला संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट दिया गया था एलियास होवे को। किसको, एलियास होवे को। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एलियास होवे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच इंग्लिश काउंटी डिड सचिन तेंदुलकर प्ले। सचिन तेंदुलकर किस इंग्लिश काउंटी के लिए खेलते थे। तो सचिन तेंदुलकर जो है ये खेलते थे यॉर्कशायर के लिए। ये इंग्लैंड की एक टीम थी और सचिन तेंदुलकर जो है ये पहले विदेशी खिलाड़ी बने थे जिन्होंने इस टीम का प्रतिनिधित्व किया था। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यॉर्कशायर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज मुहतसिब इन मुगल पीरियड। मुगल काल में मुहतसिब कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल काल में जो मुहतसिब था ये था कंडक्ट ऑफिसर, यानी कि आचरण अधिकारी था मुहतसिब जो था। और ये एक तरीके से एक धार्मिक अधिकारी था जो बाजारों और सार्वजनिक व्यवहार की निगरानी रखता था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कंडक्ट ऑफिसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्पीकर शैल हैव एंड एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। तो आर्टिकल 101 में जो है ये कहा गया है कि मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा और वो इसका प्रयोग करेगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 100। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, रामेश्वरम में स्थित है रामनाथ स्वामी टेम्पल। क्या, रामनाथ स्वामी टेम्पल। ये जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये रामेश्वरम में स्थित है। रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो मंदिर है इसका जो कॉरिडोर है ये सबसे अधिक लंबा है। भारत में सबसे लंबा कॉरिडोर है रामेश्वरम टेम्पल का और इसकी जो लंबाई है ये है 1224 मीटर। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है। तो त्योहारों का शहर जो है ये कहा जाता है मदुरई को। किसको, देखिए फ्रेंड्स, मदुरई और वाराणसी को भी त्योहारों का शहर कहा जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है मदुरई, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मदुरई। मदुरई को जो है त्योहारों का शहर कहा जाता है। और ये मदुरई कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवर कृष्णा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेकअप इंडिया बुक वॉज रिटन बाई। वेकअप इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वेकअप इंडिया पुस्तक जो है ये लिखी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई
कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इनकी रचना गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि के लिए जो है, गीतांजलि के लिए जो है इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई भी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदर्न रेलवे हेडक्वार्टर इज एट। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है ये स्थित है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में स्थित है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रीन ऑफ। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये आयोजित की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कब हुई थी? तो 483 BC में जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं ये कितनी हुई हैं बौद्ध धर्म में? तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ये चारों ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस वीडियो में मैंने इन चारों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है ये 5 मई 1789 को जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। ध्वनि एवं ध्वनि तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्वनि एवं ध्वनि तरंगों का अध्ययन जो है ये कहलाता है एकॉस्टिक्स। क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स, यानी कि ध्वनि की इसको कहा जाता है, ध्वनि एवं ध्वनि तरंगों के अध्ययन को। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। बसावन एंड दसवंत वर द कोर्ट पेंटर्स ऑफ विच रूलर। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।